नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों की और योगी की आदित्यनाथ से जुड़ी हुई राजनीति की। अब दो महत्वपूर्ण खबरें। योगी आदित्यनाथ, उनको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने बड़े भरसक जिसको हम कहें कि प्रयास किए और उनमें से एक थे केशव प्रसाद मौर्य। अब आपको लगेगा कि अचानक केशव प्रसाद मौर्य जो है वो योगी के खिलाफ कैसे खड़े हो गए। तो उसको समझने के लिए हमें 2017 से पहले की बात करनी होगी। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी की जो कमान थी उत्तर प्रदेश की, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो थे केशव मौर्य। और उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो घोषित नहीं किया था। तो बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीतने में कामयाब हुई। अब चाहे उसमें हम नरेंद्र मोदी का मैजिक कहें प्रधानमंत्री का, या फिर केशव प्रसाद मौर्य की रणनीति कहें, लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो केशव प्रसाद मौर्य को उसका क्रेडिट जाता है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि लोगों को अभी लग रहा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अचानक से योगी आदित्यनाथ की जगह खुद मुख्यमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है उसको लेके क्यों आगे बढ़ रहे हैं। 2017 के बाद में, और आपने देखा होगा 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की जब घोषणा हुई तो 3 घंटे पहले तक किसी को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य को जरूर लगा होगा कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद में 5 साल योगी आदित्यनाथ का शासन रहा और योगी आदित्यनाथ के शासन में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे अखबारों की जो है वो हेडलाइन बनना शुरू हो गई। और जब उत्तर प्रदेश में दोबारा से विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में, तो इस बार जो है 2022 की मैं बात कर रहा हूं, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दोबारा से जो है वो मुख्यमंत्री बन के आ गए। और अब जब लोकसभा चुनाव था तो लोकसभा चुनाव में जब हम ये बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो यहां से हम एक चीज तो जो है वो तय मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति थी वो यहां पे कामयाब हुई। अखिलेश यादव जो है वो उसमें आगे निकले, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अलाई किया और उस अलायंस से फायदा ये हुआ कि मुस्लिम वोट जो सीधे तौर से समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहा था वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा और दलित वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा। इसके साथ में 8,500 रुपए वाली आपको पता है खटाखट योजना, उसका भी जो है वो इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव दोनों को ही जो है वो फायदा हुआ। लेकिन खबरें ये भी आई कि भारतीय जनता पार्टी की जो है वो टिकट बांटने से लेके और चुनावों तक इसमें योगी आदित्यनाथ की जो है वो भूमिका नहीं रही, क्योंकि उनकी जो बातें थी या उनके जो कैंडिडेट थे उनके उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उनका, या हम कहें कि उनको टिकट नहीं दिया गया। और क्यों नहीं दिया गया उसकी वजह की हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले चुनाव परिणाम जो कि समाजवादी पार्टी के फेवर में रहा और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट गया। सीटें कम हुई, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि सीटें बहुत ज़्यादा गिर गई, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 30 सीटों के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह गई। और ये जो है वो दोनों तरीके से हम इसको 50-50 भी ले सकते हैं, जहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ वो भी जो है वो हराने में कामयाब हुआ, उनकी रणनीति भी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो थे वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थे और उनमें से एक केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ 5 साल तक और मुख्यमंत्री रहते हैं तो फिर अगली बार भी जो है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर उनकी जो कुर्सी जो है वो 5 साल के लिए फिर उनसे दूर हो जाएगी। तो ये जो है वो बड़ी महत्वाकांक्षा, इसको हम समझ सकते हैं। और इसमें जो है वो फिर हम चाहे बुलडोजर को जोड़ दें चाहे और भी चीज़ों को जोड़ दें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सीधे तौर से योगी आदित्यनाथ से नहीं जुड़ पाए, ये वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है और उसके पीछे भी ऐसे ही नेताओं का हाथ माना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी
अपनी हार जो है, सीटें जो कम हुई है उसका मंथन जरूर कर रही है, लेकिन साथ में ये कुछ नई चीज़ें जो है वो ज़रूर निकल के आई और लग रहा था कि विपक्ष जो है वो इसको भुनाने की कोशिश करेगा और विपक्ष ने भुनाने की कोशिश भी की। आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने 100 सीटें लाने के बाद आपको केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर दिया था कि 100 कैंडिडेट लाएं, एमएलए लाएं और अपनी सरकार बनाएं। वो चाह रहे थे कि बीजेपी जो है वो टूट जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टूटी नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ समझ में आ गई कि योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा क्यों? तो इसके सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि योगी आदित्यनाथ भाजपा के संगठन से जुड़े हुए जो है वो नेता नहीं थे। ये जो है ये नेगेटिव पॉइंट हम योगी आदित्यनाथ का मान सकते हैं, लेकिन शंका जो है वो उनके ऊपर हाथ है, ये माना जा सकता है। दूसरी बात, योगी की आदित्यनाथ जो है उनके वहाँ तक कोई भी कार्यकर्ता जो है वो नहीं पहुंच पाते, तो ये एक गैप आया और ये भी आया इन्हीं नेताओं की वजह से, क्योंकि मान सकते हैं कि इन नेताओं ने हो सकता है पहुंचने ही ना दिया हो। लेकिन साथ में ये भी है कि योगी आदित्यनाथ कभी जो है वो पलट के जवाब नहीं देते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या बाकी के दूसरी पार्टी के नेता हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका जो है वो एक नीलकंठ की तरह है, जैसे कि प्रदीप सिंह ने अपने वीडियो में बताया भी था जब वो कॉफ़ी विद कुरुक्षेत्र में शो में जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि योगी आदित्यनाथ, और ये बहुत अच्छी बात बोली कि वो जो है वो चारों तरफ से जो भी चीज़ें आती हैं वो उनको सहन करते हैं, धैर्य के साथ उनको जो है वो सुनते रहते हैं, लेकिन पलट के जो है वो जवाब नहीं देते, और यही एक वजह है जो योगी आदित्यनाथ को बाकी नेताओं से बड़ा बना बना देती है। लेकिन इस बार जो है वो सावन के महीने में फिर एक चीज़ और ऐड हो गई। जैसे पहले आपने देखा होगा बुलडोज़र, एक जिसको कहें कि एक एक समुदाय को टारगेट करने की बात जो है वो विपक्ष कर रहा था, लेकिन इस बार जो है वो सावन के महीने में मुजफ्फरनगर जो पुलिस थे उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि कोई भी जो है वो ठेले या कोई भी रेस्टोरेंट ढाबे वाला जो है वो अपने ढाबे के सामने या अपने जो रेडी है उसके सामने अपना नाम जरूर लिखे। और जैसे ही उन्होंने नाम लिखा, वीडियो वायरल, वो फोटो वायरल हुए, समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्ष ने भी जो है वो इसको पकड़ लिया और बात की, सीधे तौर से टारगेट किया स्वार्थ खराब करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ज़रूर समझनी पड़ेगी, हो सकता है इसमें मेरा आकलन गलत हो, लेकिन अगर हम इसमें समझें तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हलाल सर्टिफिकेट की मांग करते हैं, आखिर उन लोगों से नाम अगर लिखवाया जाता है उनके ढाबे या रेस्टोरेंट के बाहर, तो उसमें गलत क्या है? आप समझ रहे होंगे हलाल सर्टिफिकेट क्या है। इसके अलावा ये लोग जब मिठाई बनाता है, प्रसाद चढ़ाता है, और जब ये प्रसाद नहीं लेते, तो फिर क्या मतलब बनता है कि इनकी दुकान पे जाके जो है वो खाना खाएं, और खाना भी खाएं तो क्या गारंटी है कि वो शुद्ध वैष्णव ही होगा? क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो हलाल सर्टिफिकेट की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ पे 10 से 15 दिन पहले तक आपको पता होगा कि वहाँ पर जो है वो नॉनवेज भी बनता होगा, लेकिन सावन के महीने में जो है वो जितने भी कांवड़िए जाते हैं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो इसमें एक तरफ से अगर हम देखें तो इसमें कोई गलत नहीं है, और लगातार समय के साथ जो है वो काफ़ी सारे वीडियो भी जो है आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे, जिसमें फल फ्रूट के ऊपर जो है वो पेशाब तक करते हुए, ब्रेड में थूकते हुए तक जो है वो लोगों के फुटेज जो है वो वायरल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं किया जाए? ऐसी स्थिति में करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि वो जिस ढाबे में या जिस रेडी वाले से फ्रूट ले रहे हैं उसके ऊपर वो कितना विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि जो कल तक जो है वो उन्हीं बर्तनों में नॉनवेज बना रहे थे, नॉनवेज बेच रहे थे, तो आज क्या गारंटी है कि वो साफ सुथरा जो है वो वैष्णव खाना ही दे देंगे? क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है वो उसमें थूक दे, हो सकता है वो उसमें टॉयलेट कर दे, या फिर हो सकता है और कुछ भी जो है वो कारीगरी उसमें दिखाएं। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है वो कोई किसी को जो है वो मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बार-बार देखा है कि ये लोग जब कानून मानने की बात आती है तो ये अपने सरिया को जो है वो ऊपर ले आते हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ों में आते हैं तो फिर ये लोग जो सेकुलर के सूरमा है, चाहे विपक्ष की पार्टियाँ हों, चाहे बड़े-बड़े मौलाना, तो फिर ये दुहाई देते हैं कि भारत जो है वो एक सेकुलर राष्ट्र है, और भारत का जो संविधान है वो ये नहीं कहता, या उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे जो है वो किसी भी रेस्टोरेंट के सामने उसका नाम जो है वो लिखा जाना चाहिए। लेकिन जब संगम ढाबे को सलीम ढाबा कर दिया जाता है तो इनको संविधान याद आता है, लेकिन जब बुर्का पहन के कोई अगर लड़की स्कूल में जाती है और उस पे रोक लगा दी जाती है, तो फिर इनका जो धर्म और मजहब जो है वो संविधान से ऊपर हो जाता है। तो फिर ये दोगलापन इन लोगों का कहाँ से आता है?
तो इस दोगलेपन को ये जवाब देना होता है कि इस तरीके के लोग जब जिस तरीके से ये जाते हैं, अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी आप मान सकते हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो है वो इसमें इसका आकलन भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से ये चीजें लाके जो जो मुद्दा एक बना हुआ था केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का, उसको जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से सारा का सारा जो मीडिया का फोकस और जितने भी राजनेता थे वो सारे केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का जो बीच में जो चीजें चल रही थी या भारतीय जनता पार्टी में जो खटपट की जो खबरें आ रही थी उसको छोड़कर अब जो है वो इस मुद्दे पे चले गए। तो इस सावन में वैसे अगर हम देखें तो जो डिसीजन लिया वो एक हिसाब से सही ही था, ऐसा डिसीजन होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो धर्म और धर्म के साथ में जो है वो पवित्रता की बात जरूर जो है वो समझनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।